जी, कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 11 इन इंट्रोडक्शन टू कंपनी स्टार्ट किया है हमने। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पढ़ रहे थे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में हमने फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में स्टडी किया था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी को अंडरस्टैंड कर रहे थे। तो कुछ कंपनीज को हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, कुछ कंपनीज को डिस्कस नहीं किया था। आज बाकी कंपनीज को डिस्कस करते हैं। पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल वाली जो कंपनीज हम डिस्कस कर चुके हैं उनकी। टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी की डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना इसलिए जरूरी है ताकि आगे चल के जब हम डिफरेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स को पढ़ रहे हो और वहां पे लिखे कि ये रिक्वायरमेंट इस तरह की कंपनी में अप्लाई होगी, ये वाली रिक्वायरमेंट इस तरह की कंपनी के लिए है, तो हमें समझने में प्रॉब्लम ना हो और हम डिफरेंशिएट कर सके कि कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट किस तरह की कंपनीज पे अप्लाई होती है और किस तरह की कंपनीज पे अप्लाई नहीं होती। तो कंपनीज को क्लासिफाई करता है कंपनीज एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी और अदर टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस का मतलब क्या है कि दो तरह की कंपनीज, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी तीन तरह की कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी। और अदर कंपनीज में कंपनीज आती है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। प्राइवेट कंपनी कंसेप्ट बेसिकली इसका क्या है कि ऐसी कंपनीज होती है जो कि चंद एक लोग सिर्फ मिलके चलाते हैं। नॉर्मली फैमिली ओन्ड बिजनेस होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा ओनर्स नहीं होते। लॉ भी इस तरह की कंपनीज में कुछ लिमिटेशंस लगाता है कि इस तरह की कंपनीज में जो नंबर ऑफ ओनर्स होंगे वो 50 तक होंगे और वो ओनर जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। ये दो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगाई गई होती हैं। हमने स्टडी किया था प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर एंड प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटीज से मुराद होती है शेयर और डिबेंचर। शेयर का मतलब है कि जब कोई पैसे कंपनी में ओनर के तौर पे इन्वेस्ट करे और बदले में उसे प्रॉफिट या डिविडेंड मिले। और डिबेंचर का मतलब है जब कोई कंपनी को पैसे दे उधार के तौर पे और बदले में इंटरेस्ट ले। तो ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन थी। इसमें जो याद रखने वाली बात है, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, पॉइंट्स 3 है, तीनों याद करने आपने। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक, नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम जो होंगे इसके 50 होंगे, और दूसरा ये जनरल पब्लिक को से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती, उन्हें इन्वाइट नहीं कर सकती कि आगे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। जब इन्होंने अगर पैसे चाहिए होते हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू प्राइवेट अरेंजमेंट के जरिए से पैसे इकट्ठे करते हैं। और पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, हम उसको पब्लिक कंपनी कहेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स की तादाद कुछ भी हो सकती है। अल्लाह ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, कोई प्रेस्क्राइब नहीं किया, तादाद कुछ भी हो सकती है। और ये जनरल पब्लिक से भी पैसे इकट्ठे कर सकती है, कर सकती है। अच्छा, अब आगे फर्दर हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी वो है जो जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे कर सकती है। करे या ना करे ये इसकी मर्जी है, लेकिन कर सकती है। अगर ये जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करती है, अब इसके आगे फर्दर दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक वो पब्लिक कंपनी जो जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करती है, कर चुकी है, उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं, क्योंकि उसने जनरल पब्लिक से जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किए जाते हैं। तो उसके लिए लिस्टेड कंपनी के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज में करवाना जरूरी होता है, इसीलिए इसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं, क्योंकि इसके शेयर्स वगैरह स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं। तो अगर पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर सिक्योरिटीज इशू कर चुकी है तो इसे लिस्टेड कहते हैं। और अगर अभी नहीं किए, उसने कर सकती है लेकिन अभी नहीं किए, तो इन्हें अनलिस्टेड कंपनी कहती है। क्या अनलिस्टेड कंपनी के पास पैसे होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे इकट्ठे किए होंगे? उसने जनरल पब्लिक से नहीं किए होंगे, वो उसने फ्रेंड एंड फैमिली से किए होंगे। यानी फ्रेंड एंड फैमिली से पैसे इकट्ठे करने हो वो प्राइवेट भी कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। लेकिन अगर जनरल पब्लिक से करने हैं वो सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है। और अगर पब्लिक कंपनी ये काम कर चुकी है तो वो लिस्टेड कहलाती है। प्राइवेट कंपनी की दो टाइप्स थी। अगर इसके जो मैक्सिमम ओनर्स की तादाद तो 50 होती है, लेकिन मिनिमम एक से भी कंपनी बन सकती है, एक मेंबर से भी कंपनी बन सकती है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर प्राइवेट कंपनी का सिर्फ एक मेंबर है, इसे कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी, एब्रीवेट करते हैं एसएमसी, लेकिन आपने पूरा लिखना है सिंगल मेंबर कंपनी। और अगर प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स की तादाद एक से ज्यादा है
तो इसे कहते हैं अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। यानी वैसे मेरे ख्याल में अगर मैंने नाम रखना होता इसका तो मैं इसका मल्टी मेंबर्स कंपनी नाम रख देता, लेकिन लॉ ने ये नाम नहीं रखा। लॉ ने कहा ये अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है जी। और एग्जाम केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। एग्जाम में अगर वो सिर्फ इतना बताता ना कि प्राइवेट कंपनी है, ये नहीं बताता कि सिंगल मेंबर है कि अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है, आपने दोनों को डिस्कस करना है कि अगर कंपनी सिंगल मेंबर है तो ये सिचुएशन होगी, अदर देन सिंगल मेंबर है तो ये होगी। हमारा असूल होता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने हमें नहीं दी होती ना, तो हम उसमें सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करते हैं। और इसी तरह पब्लिक कंपनी में अगर उसने नहीं बताया लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, तो हमें दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो ये काम करना है, लिस्टेड कंपनी है तो ये काम करना है। ये बहरहाल केस स्टडी को जब हम मैथ अटेम्प्ट करने का तरीकाकार बताऊंगा या केस स्टडी डिस्कस करेंगे, उस वक्त ये इस चीज को मैं आपको फर्दर एलैबोरेट करूंगा। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी की बेस पे क्या टाइप्स हैं? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर ऐसी कंपनी होती है, अच्छा क्या मुझे बताइए सोच के, क्या कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जो पैसे के बगैर बिजनेस शुरू करे? पैसे के बगैर बिजनेस शुरू हो सकता है? याद रखिए इसका जवाब है यस, हो सकता है। बिजनेस शुरू करने के लिए असल चीज चाहिए होती है स्किल, पैसा नहीं। स्किल है पैसा नहीं है ना, बिजनेस चलेगा, चल सकता है, बहुत से लोगों ने चलाया भी हुआ है। लेकिन अगर स्किल नहीं है तो फिर चाहे पैसा हो भी, वो पैसा भी डूब जाता है, बिजनेस नहीं चलता। तो यहां पे लिमिटेड बाय शेयर वो कंपनी है जो स्टार्ट हुई है पैसे से, और लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी है जो के पैसे से स्टार्ट नहीं हुई। इसका लाजमी है शेयर कैपिटल हो, लाजमी है, क्योंकि शेयर कैपिटल इशू करेगी तो पैसा आएगा ना इसके पास। लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल हो सकता है हो सकता है ना हो। अगर लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल नहीं है तो ये कैसे चल, काम कैसे करती है? ये लोन ले सकती है, उधार ले सकती है, ठीक है, उधार ले सकती है, ठीक है। तो ये हमारा अपना फैसला था। जब भी हमने कंपनी स्टार्ट करनी होती है तो हमने डिसाइड करना होता है भाई ये इस बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज्यादा जरूरत है या स्किल की ज्यादा जरूरत है। अगर पैसों की ज्यादा जरूरत है, जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना हो, ट्रेडिंग बिजनेस करना हो, तो पैसों की ज्यादा जरूरत होती है, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी बनाएंगे। और अगर स्किल की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपने कोई ऐसी कंपनी फॉर एग्जांपल स्टार्ट करनी है जो कि टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, अकाउंटेंट से रिलेटेड है फॉर एग्जांपल, या और सर्विस सेक्टर में है, तो उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं, मे भी वो फिर लिमिटेड बाय शेयर नहीं लिमिटेड बाय गारंटी बनाए। अच्छा, लिमिटेड बाय गारंटी को भी जब पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, वो बैंक से लोन लेने के लिए जाएगी, तो बैंक कहेगा भाई तुम लोगों का अपना पैसा तो है नहीं, सारे का सारा मेरा पैसा लगाया, तो मुझे पैसे वापस कैसे करोगे? तो फिर ये लोग गारंटी देते हैं, इसीलिए इसको लिमिटेड बाय गारंटी कहा जाता है कि इस कंपनी के जो मालिकान होते हैं, ओनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी बंद हो गई और आपके डेट पे ना हुआ, लोन पे ना हुआ, तो हम अपने घर से आपको पैसे ला के देंगे। अब वो हर ओनर एक एक अमाउंट बता देता है। एक ओनर कहता है मैं घर से लाख लेके आऊंगा, दूसरा कहता है 5 लाख, तीसरा कहता है 8 लाख, वगैरह वगैरह। इसीलिए इसे कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। याद रखिएगा, लिमिटेड बाय शेयर का हमेशा शेयर कैपिटल होगा, लिमिटेड बाय गारंटी का नॉर्मली शेयर कैपिटल नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है। लिमिटेड बाय गारंटी मे हैव और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। और अनलिमिटेड तो ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। ये रेयर है, इसको हम बहुत कम, इक्का दुक्का बस यही हद तक कंसेप्ट समझे। या एक कंसेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, इसके अलावा पूरे लॉ में अनलिमिटेड कंपनी का कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर्स की, शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होती है? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम तक, यानी जितने शेयर किसी मेंबर के पास है वो अगर पार्टली पेड है तो जितनी अनपेड अमाउंट होगी, जैसे 10 में से 6 पे कर दिया तो 4 पे पर शेयर के हिसाब से अनपेड है, ये लायबिलिटी होगी, ये उसने पे करने वाली। और अगर शेयर्स फुली पेड है तो जीरो लायबिलिटी। यानी लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी क्या होगी? डिपेंड करता है पार्टली पेड शेयर है कि फुली है। अगर फुली पेड शेयर है, जो ज्यादातर होता है, तो लायबिलिटी होगी जीरो। और अगर पार्टली पेड शेयर है तो फिर जितना अनपेड होगा वो लायबिलिटी होगी। लिमिटेड बाय गारंटी में कितनी लायबिलिटी होगी?
जितना उन्होंने एग्री किया है, और ये मेमोरेंडम में लिखा होता है कि हर मेंबर ने कितना एग्री किया है, बाद में मुकर ना जाए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में याद रखिएगा हर मेंबर की लायबिलिटी उतनी होगी जितना उसने मेमोरेंडम में एग्री किया है, उससे ज्यादा की नहीं होगी। कम की हो सकती है, उससे ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है, ये लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये है, फर्ज कीजिए मैं एक लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर हूं, मैंने 10 लाख की गारंटी दी, दूसरे बंदे ने 5 लाख की, एक ने 20 लाख की गारंटी दी, मेरी गारंटी 10 लाख की है। हमने बैंक से लोन लिया, फर्ज कीजिए 5 लाख का, फर्ज कीजिए, तो कंपनी चल रही। अब मुझे नजर आ गया कंपनी के हालात खराब है, अनकरीब बैंकरप्ट होने वाली है, यानी 2-4 दिन में बैंकरप्ट होने वाली है। मैं अपनी तरफ से बड़ी चालाकी खेलता हूं, मैं कहता हूं लॉ में से लूप होल निकालते हैं। मैंने आज ही रिजाइन कर दिया, मैंने कहा आज से मैं इस कंपनी को छोड़ता हूं, आज से मैं इस कंपनी का मेंबर नहीं। मिस्टर ए सीज्ड टू बी ए मेंबर ऑफ कंपनी ऑन 8 अप्रैल 2021 और 12 अप्रैल को जाके कंपनी बैंकरप्ट हो गई। जरा सोच के बताइए, क्या मैं उस लोन में हिस्सा डालूंगा बैंक से जो लोन लिया हुआ रीपे करने में? अगर क्यों, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई मैं तो मेंबर, जिसका वक्त कंपनी वाइंड अप हुई, लायबिलिटी कब राइज होती है मेंबर्स की? जब कंपनी वाइंड अप होती है। जब कंपनी वाइंड अप हुई मैं तो मेंबर ही नहीं था, तो इसलिए मेरी लायबिलिटी नहीं है। ला कहता है नहीं नहीं भाई इतने चालाक ना बने, ये तो आपको जब सारे हालात नजर आ गए कि कंपनी डूबने वाली है तो उस वक्त आपने कहा कि अच्छा चले मैं निकलता हूं। तो लॉ ने 1 साल का पीरियड रखा हुआ है। उन्होंने कहा कंपनी वाइंड अप होने के 1 साल के पहले, 1 साल के अंदर अंदर जो जो मेंबर्स रिजाइन किए वो भी लायबल होंगे, क्योंकि लॉ एज्यूम करेगा 1 साल के अंदर अंदर जिन मेंबर्स ने कंपनी को छोड़ा उन्होंने कंपनी के बुरे हालात को देख के पहले से छोड़ दिया, लायबिलिटी से बचने के लिए उनको लायबिलिटी पे करना पड़ेगी। इसीलिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में अगर मैं आज ही रिजाइन करता हूं तो याद रखें अगले 1 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी वाइंड अप होती है और लायबिलिटी पे करना पड़ती है तो मुझे भी लायबिलिटी पे करना पड़ेगी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, लॉ ने यहां पे मेरे साथ ज्यादती भी नहीं होने दी, मतलब मुझे कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दी ना, जहां पे ज्यादती भी नहीं होने दी। क्या ज्यादती नहीं होने दी? लॉ ने कहा अच्छा ऐसा करें कि फर्ज करें कि 5 लाख लोन लिया हुआ था और अब जब मैं चला गया उसके 2 महीने के बाद कंपनी चल रही है, एक दूसरे बैंक से 5 लाख और ले लिया, दूसरे बैंक से 6 लाख और ले लिया, और फिर उस लोन लेने के 3 महीने के बाद कंपनी वाइंड अप हो गई। अब चूंकि मेरे रिजाइन करने के, मेरे मेंबरशिप छोड़ने के 1 साल के अंदर अंदर वाइंड अप हुई कंपनी, मैं लायबल हूं। लेकिन सोच के बताइए मैं कौन से वाले डेट पे करने के लिए लायबल हूं? वो 5 लाख वाला जो मेरे दौरे इक्तदार में लिया गया था, या वो वाला 6 लाख भी मैं वापस करने का पाबंद हूं जो कि मेरे दौरे इक्तदार के बाद लिया गया था? ला यहां पे देखें ज्यादती नहीं होने देगा। तो बिल्कुल सही आपके जहन में बात आई कि मैं सिर्फ वो 5 लाख देने का पाबंद हूं जो मेरे मेंबर होते होते लिए गए थे लायबिलिटीज। जो लायबिलिटीज या डेट मेरी मेंबरशिप छोड़ने के बाद लिए गए उनके लिए मैं लायबल नहीं हूं। ये कंसेप्ट लिमिटेड बाय गारंटी में याद रखिएगा। लिमिटेड बाय गारंटी के साथ लिख लें +1 ईयर, 1 साल वाली बात, ताकि जब कभी लिमिटेड बाय गारंटी का कंसेप्ट आए फौरन आपके जहन में 1 साल वाला रूल आ जाए कि मेंबर अगर छोड़ेगा उसके बाद 1 साल के अंदर कंपनी वाइंड अप होती है तो वो डेट के लिए पेएबल है। कौन से वाले डेट? जो उसके मेंबर होते होते लिए गए थे। और अनलिमिटेड कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी जो कि अनलिमिटेड है, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कितनी भी अमाउंट हो जाए मेंबर्स को पे करना पड़ेगी डेट की। अदर टाइप्स में कौन सी कंपनीज है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। होल्डिंग कंपनी कौन सी? अच्छा इस ध्यान में रखिएगा हमारे लॉ में 2 कंसेप्ट हैं। अभी यहां पे उसने एक ही कंसेप्ट डिस्कस किया, लेकिन मैं आपको दोनों कंसेप्ट और उनका फर्क बता रहा हूं। हम नेचुरल पर्सन है, पहले नेचुरल पर्सन की एग्जांपल दे रहा हूं, फिर इसको कन्वर्ट करूंगा
आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी के कंटेक्स्ट में। क्या हमारे रिश्तेदार हैं कुछ? बिल्कुल रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार बिल्कुल हैं। इनको हम कहा करते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में रिलेटेड पार्टीज हैं, रिलेटेड पार्टीज, रिलेशनशिप है, बिल्कुल है। इनमें से कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जो मुझे कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल यानी, अच्छा मैं एज्यूम कर रहा हूं मैं आपकी तरह का एक स्टूडेंट हूं, अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, आपने भी यही एज्यूम करना है, एग्जाम्पल समझते हो, अपने ऊपर अप्लाई करनी है। कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो हमें कंट्रोल करें। कंट्रोल करने का मतलब क्या है? हम अपनी जिंदगी के फैसले उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, बल्कि मर्जी क्या, वो फैसले करते हैं, हम नहीं करते। ठीक है, जैसे वो कौन लोग हैं? ये हैं हम, मिस्टर ए। और वो कौन लोग हैं जो हमारी जिंदगी के फैसले करते हैं, कब हमने क्या काम करना है, कब नहीं करना? वो है हमारे वालिदैन, हाँ, मिस्टर पी, पेरेंट्स, मिस्टर एंड मिसेस पी, मिस्टर एंड, चले मिस्टर पी कर लेते हैं, एग्जाम्पल को सिंपल रखते हैं। मिस्टर पी यानी हमारे पेरेंट्स, वालिदैन, इनका हम पे कंट्रोल है। ये लफ्ज ध्यान में रखिएगा, ये की वर्ड है, कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब हम इनकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। अगर हम कहेंगे ना हमने ये काम करना है, जरूर करना है, वो कहेंगे अच्छा घर छोड़ के भाग जाओ, निकल जाओ, हमारा घर छोड़ दो, कोई पैसे नहीं मिलने तुम्हें आइंदा से। हम कहेंगे अच्छा पैसों के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता, हमें अपना फैसला बदलना पड़ेगा। तो ये है कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करने का मतलब फैसला इन्होंने करना है, अमल हमने करना है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कि हम पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं। इन्फ्लुएंस, ये दूसरी टर्म है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि हमने कोई काम करना हो ना, हम उनसे मशवरा लेते हैं और उनके मसले से, उनके मशवरे को हम सामने भी रखते हैं, फैसला। लेकिन इन मशवरों को मानना हमारे ऊपर लाजिम नहीं होता, हमारे ऊपर लाजमी नहीं है, हमारी मर्जी होगी। हमें मशवरा अच्छा लगेगा, हम इसके ऊपर अमल करेंगे, वरना नहीं करेंगे, अपनी मर्जी करेंगे। लेकिन बहरहाल इनकी एक वेटेज होती है, इनका असर होता है, और बाज़ औक़ात इनके मशवरे को सामने रख के हम शायद अपना फैसला बदल भी दें। ये कौन लोग होते हैं भला? ये लोग होने, ये कौन है? ये है मिस्टर बी या मिस एस, ब्रदर या सिस्टर। ठीक है, इधर में भी मिस्टर बी रखते हैं, मिस्टर बी, ये है हमारा भाई। इन्फ्लुएंस करता है हमारी जिंदगी पे, कंट्रोल नहीं करता, ये फर्क। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका ना इन्फ्लुएंस ना, बाकी की दुनिया जितनी भी है, ना इन्फ्लुएंस है ना कंट्रोल है। इन्फ्लुएंस में और एग्जांपल भी, और भी रिश्तेदार आ सकते हैं, बाहर कंसेप्ट सिंपल रखना। ये बात समझ आई? एग्जैक्टली इसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आर्टिफिशियल पर्सन जो होते हैं यानी कंपनीज, इनमें भी रिश्तेदार होते हैं। वो जाहिर है लीगल रिश्तेदार होते हैं, इनमें भी रिश्तेदार होते हैं। जैसे एक हमारी कंपनी है, एक हमारी कंपनी है, तो उसकी कोई हो सकता है ऐसी दूसरी कंपनी हो जो उसको कंट्रोल कर रही है, जो उसको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये पी लिमिटेड है, और ये बी लिमिटेड है। यानी अब मिस्टर की बजाय लिमिटेड कर लिया तो वो कॉर्पोरेट एग्जांपल बन गई। ये जो पी लिमिटेड है ये ए लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, यानी ए लिमिटेड अपने फैसले खुद नहीं कर रही, पी लिमिटेड कर रही है। ए लिमिटेड के डायरेक्टर हैं लेकिन वो फैसले खुद नहीं कर रहे, पी लिमिटेड के डायरेक्टर उन्हें बता रहे हैं ये काम करें, वो कहते हैं ठीक है सर ऐसे करते हैं। ऐसे भी पॉसिबल है। और कुछ ऐसी कंपनीज भी हो सकती हैं जिनका ए पे इन्फ्लुएंस हो। अगर किसी दूसरी कंपनी का हमारी वाली कंपनी पे कंट्रोल है तो हम कहते हैं ये वाली कंपनी है होल्डिंग यानी बाप। समझाने के लिए कह रहा हूं, तर्जमा नहीं है होल्डिंग कंपनी का बाप, नहीं नहीं, ये वालिद मोहतरम, पी लिमिटेड होल्डिंग। और ये जिस पे कंट्रोल होता है, जिस पे कंट्रोल होता है इसको कहते हैं सब्सिडरी, ये बेटा सन। और
जिस कंपनी का इन्फ्लुएंस होता है हमारी कंपनी पे, इसको कहते हैं एसोसिएटेड। ये बी लिमिटेड है, इसको कहते हैं एसोसिएटेड। एसोसिएटेड ये कंट्रोल नहीं कर रही लेकिन इन्फ्लुएंस है, ये पी कंट्रोल कर रही है। तो ये एसोसिएटेड कंपनी बन गई, ये होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी बन गई। तो जहन में रखिएगा, होल्डिंग सब्सिडरी का जो रिलेशनशिप है ये ज्यादा स्ट्रांग है। ये इसमें कंट्रोल का लफ्ज आता है। कंट्रोल मीन सब्सिडरी कंपनी हिल ही नहीं सकती है, कोई फैसला अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते। और एसोसिएटेड का रिलेशनशिप थोड़ा कम स्ट्रांग है होल्डिंग की निस्बत, लेकिन ये भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, कंट्रोल नहीं कर सकती। कंट्रोल का लफ्ज में ज्यादा सवेर है कंट्रोल का लफ्ज। ये एग्जांपल समझ आए। लॉ कहता है कोई कंपनी किसी की सब्सिडरी कंपनी कब बनेगी, या इसी कंसेप्ट को दूसरे अल्फाज में कोई कंपनी किसी की होल्डिंग कब बनेगी, दोनों कंसेप्ट एक ही तस्वीर का दो रुख है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एस कंपनी सब्सिडरी कब बनेगी किसी दूसरी कंपनी की, ये भी वही क्वेश्चन है। और अगर ये आ जाए कि एस कंपनी होल्डिंग कंपनी कब बनेगी किसी दूसरी की, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो होल्डिंग सब्सिडरी कैसे, एसोसिएटेड वाला रिलेशनशिप अभी नहीं, वो आगे चल के एक चैप्टर आएगा हमारा सेकंड लॉ, उसमें डिस्कस होगा, अभी नहीं डिस्कस हो रहा। अभी होल्डिंग सब्सिडरी बता रहा हूं। अगर होल्डिंग सब्सिडरी कब बनेगी, अगर इस कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स पी कंपनी खरीद ले। इफ पी कंपनी होल्ड more than 50% shares of A company, then P will be holding. यहां दूसरा क्राइटेरिया भी है क्या, if P company has power to appoint majority of directors of A limited, then P company is holding company. दो क्राइटेरिया लाने दिए। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद ले, या दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर हो, तो दोनों सूरतों में ये होल्डिंग हो जाएगी। क्योंकि देखे अगर मोर देन 50% डायरेक्टर पी अपॉइंट कर रहा है, तो वो डायरेक्टर्स पी की बात मानेंगे कि ए की, पी की बात मानेंगे, तो पी होल्डिंग होगी, कंट्रोल हो गया उसका। और अगर पी के मोर देन 50% शेयर्स हो, तो उसके बाद ऊपर सबसे बड़ा हक किसका हो गया, तो इसलिए होल्डिंग है। ये अपनी मर्जी चलाएगी, अगर कोई डायरेक्टर इसकी मर्जी नहीं मानेगा उसको निकाल बाहर करेगी। भी समझ आया, नहीं समझ आया, दोबारा समझे। अब मैं कंसेप्ट क्या समझा रहा हूं, पहले समझाया ये कि पी होल्डिंग कब बनेगी, अब क्या समझाने लगा हूं, ए सब्सिडरी कब बनेगी। इफ देखिए, मैं इसलिए कंसेप्ट एक ही है, लेकिन चूंकि एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन बनाता है हमने उसी तरीके से आंसर करना होता है, इसीलिए अब मैं आपको सब्सिडी के एंगल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ मोर देन 50% शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड आर हेल्ड बाय अनदर कंपनी, देन दिस इज सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। या दूसरा पॉइंट, इफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ, इफ एनी अदर कंपनी हैज पावर to appoint or remove majority of directors of A, then A will be subsidiary company of that company. बात एक ही है, हमने देखना है मेजोरिटी शेयर, हमने देखना है मेजोरिटी डायरेक्टर। ये दो लफ्ज लिख रहे हैं कंसेप्ट समझने के लिए, डेफिनेशन का रटा लगा लेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए दो लफ्ज ध्यान में रखें, केस स्टडी को सॉल्व करने में काम आएंगे। होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप कब बनेगा, जब या तो मेजोरिटी शेयर्स होंगे एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के, यहां पे मेजोरिटी से मुराद 50% से ज्यादा, या मेजोरिटी डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर की अपॉइंट करने की पावर होगी, तो ये होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप बनेगा। क्लियर हो गया। आखिरी एग्जांपल, अच्छा यहां पे एक लफ्ज हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको आपने रटा लगा लेना, डेफिनेशन में वर्ड यूज हुआ है, वो भी मैं फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जरूरत भी नहीं है। एक और कंसेप्ट, बेटे का बेटा
वो क्या होता है? वो भी बेटा ही नहीं होता, वो भी इधर बेटा ही होता है ना, बल्कि वो चूंकि दादा अब्बू के साथ ज्यादा टाइम गुजारता है, बेटे के पास तो टाइम ही नहीं होता ना, अपनी मसरूफ है, तो इसीलिए वो दादा अब्बू को ज्यादा अजीज होता है। तो यहां पे ये ए है, क्या ये पॉसिबल है ए की आगे कोई डबल ए कंपनी हो और डबल ए सब्सिडरी है ए की, ए होल्डिंग है डबल ए की, या इसको चलिए एस कर लेते हैं, एस सब्सिडरी है किसकी? ए होल्डिंग है किसकी? पी और एस का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, पी और एस का डायरेक्ट कोई, तो मुझे बताइए बेटे का बेटा भी बेटा ही नहीं होता, तो सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी नहीं हुई, अब्बू जी का अब्बू जी भी अब्बू जी ना हुआ, तो होल्डिंग की होल्डिंग भी होल्डिंग ना हुई, बिल्कुल हुई। तो जब आपने होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन लिखनी है, 3 पॉइंट लिखने हैं, एक पहले पॉइंट में शेयर होल्डिंग की बात करनी है, दूसरे पॉइंट में डायरेक्टर्स की बात करनी है, और तीसरे पॉइंट में सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी या होल्डिंग ऑफ होल्डिंग की बात करनी है। डिपेंड करता है डेफिनेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। क्लियर होगी ये बात? नहीं अभी नहीं समझ आई, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 16 साल पहले, 15-16 साल पहले, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसों की जरूरत थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये मुशर्रफ दौर की बात, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि पीटीसीएल के शेयर बेच दे। पीटीसीएल उस वक्त एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी हुआ करती थी, कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड थी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट के पास थे। उन्होंने फैसला किया शेयर बेच दें, और डिसाइड ये हुआ 26% गालबन 26% शेयर बेचे जाएंगे। इंटरनेशनली बहुत से इन्वेस्टर्स ने बिड की। एक कंपनी इत्सलात, उसने कहा जी ठीक है मैं 26% शेयर्स खरीदने को तैयार हूं, लेकिन मैं जब इतनी मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करूंगी तो पाकिस्तान का कल्चर डिफरेंट है। इधर का हमने थोड़ी रिसर्च करवाई, हमें पता चला इधर के जो लाइनमैन है ना काम नहीं करते, सुनते नहीं है, उन्हें ये बड़ा होता है कि जी हम तो पक्के मुलाजिम हैं, हमें कोई नौकरी से निकाल ही नहीं सकता, तो हम आपकी जो बनाई हुई पॉलिसीज है उनको चेंज करेंगे, अपनी मर्जी की पॉलिसी लाएंगे। जितना पैसा ला रहे हैं तो जाहिर है आप मर्जी भी अपनी चलाएंगे, लेकिन पॉलिसीज बनाते हैं डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर का फर्ज कीजिए आपके डायरेक्टर्स हैं 25, और फैसले होते हैं मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की बेस पे। तो आप हमें अथॉरिटी दीजिए, हालांकि जनरल रूल क्या है कि जिसके जितनी शेयर होल्डिंग वो उतने % डायरेक्टर अपॉइंट करने की अथॉरिटी होनी चाहिए, फेयर रूल यही बनता है। उन्होंने कहा नहीं, आप हम शेयर खरीदेंगे 26%, लेकिन आपने हमें पावर देनी है कि मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हम अपॉइंट कर सके, मोर देन 50% डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सके, ताकि जब पॉलिसी मेकिंग की तरफ बात आए तो हम अपनी मर्जी की पॉलिसी बना सके, हमें ये ना खतरा हो कि हमारे पैसे इतने लगे हैं और पॉलिसी आपकी पुरानी चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इत्सलात के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है आप 26% शेयर लीजिए, और हम साथ ही आपको ये अथॉरिटी देते हैं कि मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, यानी फर्ज कीजिए अगर 25 डायरेक्टर थे, फर्ज की एग्जैक्ट मुझे याद नहीं तादाद, लेकिन 25 थे अगर, तो 13 डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, एग्रीमेंट कर लिया। अब मुझे बताइए क्या शेयर खरीदने के बाद पीटीसीएल इत्सलात कंपनी, अच्छा सबसे भी पहले क्वेश्चन बताइए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 भी ऐड कर लेते हैं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पीटीसीएल का क्या स्टेटस है? कंपनी है कि बॉडी कॉर्पोरेट है कि दोनों? पीटीसीएल कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है। हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। पता है, बॉडी कॉर्पोरेट ऊपर था, कंपनी नीचे। पीटीसीएल कंपनी भी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है। इत्सलात शायद दुबई की थी, अबू धाबी की थी, दुबई की थी, मुझे अबू धाबी की थी शायद, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इनका क्या होता है, जिसकी भी थी, बहरहाल पाकिस्तान की कंपनी नहीं है। इत्सलात ये
बॉडी कॉर्पोरेट है या कि कंपनी है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तो रजिस्टर्ड हुई नहीं, ये तो बाहर के कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई है। हाँ, पाकिस्तान में कुछ इसकी ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है, ब्रांच वगैरह ओपन है, लेकिन पाकिस्तान में आज कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई। ये है इत्सलात बॉडी कॉर्पोरेट। अब अगला क्वेश्चन, पीटीसीएल और इत्सलात में क्या रिलेशनशिप है? क्या पीटीसीएल इत्सलात की सब्सिडरी बन गई? अगर शेयर होल्डिंग की बात करें ना, शेयर होल्डिंग को देखें तो सब्सिडरी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शेयर सिर्फ 26% हो, तो 51% शेयर होते या 50.1% शेयर होते तो फिर हम कहते होल्डिंग सब्सिडरी बन गई। 26% से होल्डिंग सब्सिडी नहीं बनती। लेकिन डायरेक्टरशिप को देखें तो होल्डिंग सब्सिडरी बन गई कि नहीं दोनों कंपनी? बिल्कुल। इत्सलात होल्डिंग और पीटीसीएल सब्सिडरी बन गई। कैसे? क्योंकि इत्सलात के पास पावर आ गई मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पीटीसीएल के। तो तीनों कंडीशन, तीन कंडीशन है होल्डिंग सब्सिडी, तीनों में से एक भी पूरी हो जाए, होल्डिंग सब्सिडी बन गई। तो ये होल्डिंग सब्सिडी बन गई। क्लियर? अच्छा, कहानी में एक और ट्विस्ट देखें। पीटीसीएल की एक फर्दर सब्सिडरी है जिसका नाम है टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। ये कुछ फोन सेट वगैरह बना के पीटीसीएल को सेल करते हैं। टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के, या इसको छोड़े, इसको टिप सीडीए छोड़े, मुझे और इसे आगे लेटर, यूफोन पीटीसीएल की सब्सिडरी है। यूफोन के 100% शेयर्स पीटीसीएल के पास है। यूफोन के 100% शेयर्स किसके पास है? पीटीसीएल के पास। अब बताइए यूफोन और पीटीसीएल में क्या अच्छा पहले बताएं, जब हम ये कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होने चाहिए, तो अगर मेजॉरिटी नहीं ऑल शेयर हो तो फिर होल्डिंग सब्सिडी बन जाएगी? बिल्कुल क्यों ना बनेगी। ऑल शेयर तो उसे भी कहीं तो बर्जा उला पे होल्डिंग सब्सिडी बनेगी, तो बिल्कुल होल्डिंग सब्सिडी बनेगी। ऑल शेयर यूफोन के पीटीसीएल के पास हैं, तो यूफोन पीटीसीएल की सब्सिडरी कंपनी। अच्छा बताइए, यूफोन पीटीसीएल में रिलेशनशिप तो बता दिया, यूफोन और इत्सलात में कोई रिलेशनशिप है? डायरेक्ट कोई नहीं है क्या? यूफोन सब्सिडरी है इत्सलात की, और इत्सलात होल्डिंग है। क्यों? क्योंकि वो होल्डिंग ऑफ होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी का कंसेप्ट अप्लाई हुआ यहां पे। तो ये होल्डिंग और सब्सिडरी का फर्क समझ आ गया आपको? यह है होल्डिंग और सब्सिडरी। और आगे चलते हैं आप। ये मैंने आपको बता दिया होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन। इसमें एक शेयर होल्डिंग, वोटिंग शेयर और शेयर एक ही बात है। और आगे चल के फर्क बताऊंगा वोटिंग शेयर नॉन वोटिंग शेयर में क्या, फिलहाल एक ही बात है, और नॉर्मली भी एक ही बात होती है। और दूसरा बोर्ड, ठीक है। होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी है? जो दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को होल्ड करे मतलब अपने पास रखे, ओन करे, या किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, बोर्ड किसको कहते हैं भला? डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह लें, डायरेक्टर्स कह लें, या बोर्ड कह लें, एक ही बात है। कंट्रोल करती है कंपोजिशन का मतलब क्या है? मिक्सचर को कंट्रोल कर, यानी कोई एक कंपनी, कंपोजिशन का मतलब यह है कि जब चाहे ये कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव कर दे या अपॉइंट कर दे। जैसे अगर मेरे पास पावर हो, मैं जब चाहे किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को रिमूव भी कर सकता हूं, उनकी जगह पे दूसरे बंदे भी ला सकता हूं। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहा हूं। यह है होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, नाम से जाहिर है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं, लोगों की खिदमत के लिए बनती हैं, ठीक है, चैरिटी पर्पस वगैरह के लिए। इसके ऊपर एक पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो हमने नेक्स्ट स्टडी करना है, इसलिए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ये हो गए टाइप्स ऑफ कंपनी। एंड में मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन,
आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी एक कंपनी जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, क्या आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी की लायबिलिटी क्या है, ये पब्लिक है कि प्राइवेट है, ये लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड है? कैसे पता चलेगा? एक तरीका यह है, इस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देख लें। एक तरीका क्या है? लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर बंदे के लिए अवेलेबल नहीं होता। एक दूसरा भी शॉर्टकट है जिससे आप बगैर मेमोरेंडम हासिल किए सिर्फ उस कंपनी का नाम देख के बता सकते हैं ये किस टाइप की कंपनी है। ये जरा सुनिएगा तरीका गौर से, नाम देख के कैसे बता सकते। और उससे पहले ये सुन लें, मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं, नाम से कंपनी पहचानना क्यों बता रहा हूं भला? क्योंकि एग्जाम में केस स्टडीज आएंगी ना, तो हमने ये डिसाइड करा, बताया था कोई परवीन इस टाइप की कंपनी में अप्लाई करती है, कोई इस टाइप की कंपनी में अप्लाई कर, और मजाल है कि आप खुद से बता दें कि ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, खुद से नहीं बताता होता, हमने जज करना होता है। और जज करने का असूल बड़ा आसान है, अगर याद रखा हो, उसके नाम से पता चल जाता है किस टाइप की कंपनी है। कैसे? सुने, लफ्ज लिमिटेड, हर कंपनी के नाम के एंड पे लफ्ज लिमिटेड जरूर होता है। मिस्टर ए और ए लिमिटेड में क्या फर्क है? मिस्टर ए और ए लिमिटेड में क्या फर्क है? मिस्टर ए नेचुरल पर्सन है, कैसे पता चला? उसके नाम में लफ्ज लिमिटेड नहीं है। और ए लिमिटेड ये कंपनी है। एग्जाम में एक दफा स्टूडेंट मार खा गए थे, कुछ स्टूडेंट, उसने कहा था फैसल लिमिटेड एक दूसरी कंपनी की डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं? स्टूडेंट ने कहा हो सकता है फैसल, बिल्कुल हो सकता है। हालांकि लॉ ने कहा हुआ है फैसल लिमिटेड कंपनी है, कंपनी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकती, डायरेक्टर बनने के लिए नेचुरल पर्सन होना चाहिए। तो लफ्ज मिस्टर फैसल में और फैसल लिमिटेड में फर्क है, ये लिख लीजिए, ठीक है। पहली पहचान कैसे पहचानेंगे नेचुरल पर्सन है कि कंपनी? नाम में लफ्ज लिमिटेड होगा। हर कंपनी के नाम के एंड पे लफ्ज लिमिटेड जरूर लिखा होता है, सिवाय अनलिमिटेड कंपनी के या एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के। हर कंपनी के नाम के एंड पे लफ्ज लिमिटेड होगा, सिवाय अनलिमिटेड के और सिवाय एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के एंड पे लफ्ज लिमिटेड क्यों नहीं होता, ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं। कब? जब ये कंसेप्ट डिस्कस करूंगा ना, उसी के साथ जोड़ के पढ़ाऊं तो बेहतर है ना। जब पढ़ाना ही है डिटेल में तो तभी पढ़ाऊंगा। आप बताएं, अनलिमिटेड कंपनी के एंड पे लफ्ज लिमिटेड क्यों नहीं होता? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी होती ही नहीं है, तो लिमिटेड थोड़ा ही होगा। अच्छा, लिमिटेड का लफ्ज नहीं होगा तो फिर कौन सा लफ्ज होगा? अनलिमिटेड का। यानी अनलिमिटेड कंपनी के एंड पे क्या लफ्ज लिखा होगा? ए अनलिमिटेड। तो पहली चीज समझ आ गई, नाम से ये पहचान लेंगे कि नेचुरल पर्सन है कि बॉडी कंपनी है। पक्की बात। आगे चलें। अगर प्राइवेट कंपनी है तो लिमिटेड के साथ, लिमिटेड तो आना ही आना ना, वो तो ऊपर पढ़ लिया, लिमिटेड के साथ ब्रैकेट में लफ्ज प्राइवेट भी लिखा होगा। प्राइवेट कंपनी है तो नाम में लफ्ज प्राइवेट ब्रैकेट में लिखा होगा। और अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा, पब्लिक नहीं लिखा होगा। पब्लिक कंपनी नाम के साथ सिर्फ एक लफ्ज लगाएगी लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी नाम के साथ दो लफ्ज लगाएगी। कौन से? प्राइवेट और लिमिटेड, ठीक है। प्राइवेट कंपनी नाम के साथ क्या लगाएगी? अच्छा, प्राइवेट में आगे सुन लें फर्दर, दो तरह की कंपनीज है, सिंगल मेंबर कंपनी और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लगाएगी, और अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो नाम में एसएमसी भी लिखेगी। अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो लिखेगी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है तो क्या लिखेगी? प्राइवेट लिमिटेड।
और अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या लिखेगी, सिर्फ लिमिटेड। यानी इस केस में 3 लफ्ज आएंगे, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में 2 लफ्ज आएंगे, प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में 1 लफ्ज आएगा, क्या, लिस्टेड और अनलिस्टेड नाम से नहीं पता चलेगा, ये उसे क्वेश्चन में बताना पड़ेगा और वो बताता है। क्लियर होगी यह बात। अब अगर एग्जाम में केस स्टडी आए कि बताइए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके मेंबर्स की तादाद 60 है, इसमें कोई मसला है? आप कहें नहीं सर, कंपनी के मेंबर्स तो कोई भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। हालांकि लिखा प्राइवेट कंपनी, आप कहेंगे सर उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि ये प्राइवेट कंपनी थी कि पब्लिक थी, कहीं नहीं बताया हुआ भाई, नाम हमें लिखा हुआ प्राइवेट, और कैसे बताए? तो ये मसला है, उसके 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। एबीसी लिमिटेड है, इसके 60 मेंबर है, इसमें कोई मसला है? 60-60 मेंबर, क्यों मसला नहीं है? ये पब्लिक कंपनी है। कैसे पता चला पब्लिक? उसने बताया तो नहीं, नाम से पता चला, नाम में लफ्ज प्राइवेट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी एसएमसी है कि अदर देन एसएमसी, ये पहचान सकते हैं, प्राइवेट है कि पब्लिक है पहचान सकते हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड नाम से नहीं, क्वेश्चन में बताता होता है। लिमिटेड बाय शेयर्स है, कुछ भी नहीं लिखना। लिमिटेड बाय गारंटी है, नाम में लफ्ज गारंटी ऐड करना। जैसे प्राइवेट ऐड किया था ना, प्राइवेट लिमिटेड हो, अगर पब्लिक है तो नाम में सिर्फ लिमिटेड लिखा था, अगर प्राइवेट है प्राइवेट लिमिटेड लिखा था। इसी तरह अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, गारंटी लिमिटेड लिखोगे, लिमिटेड बाय शेयर है तो सिर्फ लिमिटेड लिखोगे, और अनलिमिटेड है तो कुछ भी नहीं लिखना। अभी बताया अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड लिखना, एंड पे कुछ भी नहीं, ऐसे ही लिखना अनलिमिटेड है। होल्डिंग सब्सिडरी भी नाम से पता नहीं चलती, होल्डिंग सब्सिडरी भी नाम से पता, क्वेश्चन में बताना पड़ता है उसको। भाई ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सारा। चले एंड पे एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। ये आपके सामने मैं एक नाम लिखा, आपको पता है आपके जब आप कैफ क्वालिफाई कर लेंगे तो सीए फर्म में आपकी ट्रेनिंग होगी, और आपकी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी फर्म हो। तो कुछ अच्छी फर्म में से और भी अच्छी फर्म्स हैं, लेकिन एक अच्छी फर्म का नाम है AF फर्गूसन एंड कंपनी। बताइए ये पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं है। अच्छा 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 भाई, एंड वाली बात पहले करनी थी। पब्लिक कंपनी नहीं है तो प्राइवेट है? प्राइवेट भी नहीं है, ये कंपनी है ही नहीं, नाम में लिखा तो हुआ है कंपनी। हाँ, लिमिटेड होना चाहिए, शाबाश, नाम से पता चलेगा, लेकिन नाम में क्या लफ्ज होना लाजमी है? लिमिटेड। नाम में लिमिटेड लफ्ज है तो कंपनी है, वरना कंपनी नहीं। ये कंपनी नहीं है, ये पार्टनरशिप है भाई, पार्टनरशिप है, ये कंपनी नहीं है। नाम से पता, लेकिन नाम में लफ्ज वो कंपनी तो उन्होंने कंपनी की मशहूरी के लिए लिखा, फर्म की मशहूरी के लिए लिखा, ये कंपनी नहीं है। हालांकि इसके नाम में लफ्ज कंपनी आ रहा है, नाम में कौन सा लफ्ज आएगा तो कंपनी बनेगी? लिमिटेड का। अच्छा, एक दूसरी कंपनी भी है जिसके साथ आपका पाला पड़ता होगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को पता होता है इसलिए बार बार इसी की एग्जांपल दे रहा हूं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, चले PTCL, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। अब बताइए जरा, पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ये पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? पब्लिक।
कैसे पता चला? लिखा तो नहीं हुआ? हाँ, नहीं लिखा हुआ इसीलिए पब्लिक है। अगर प्राइवेट होती तो नाम में प्राइवेट लिखा होता। पहला जवाब ठीक। अगला बताइए, अनलिस्टेड कंपनी है कि लिस्टेड कंपनी है? हाँ शाबाश, नहीं पता। अगर आप कह देते ना लिस्टेड है तो आपकी ठुकाई होती, हालांकि लिस्टेड है लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई। आप ये अंदाजा गिवन इंफॉर्मेशन की बेस पे नहीं अंदाजा लगा सकते। नाम से लिस्टेड और अनलिस्टेड का नहीं पता चलेगा। शाबाश, दूसरा सवाल भी ठीक। तीसरा बताइए, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड बाय शेयर। कैसे पता चला? लिमिटेड बाय शेयर तो नहीं लिखा। हाँ, इसीलिए तो पता चला नहीं लिखा, क्योंकि गारंटी लिमिटेड होती तो गारंटी ना लिखा होता साथ में। अगर अनलिमिटेड होती तो एंड पे अनलिमिटेड ना लिखा होता। तो ये लिमिटेड बाय शेयर है। ठीक है। अच्छा आगे चलें। ये होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है? हाँ शाबाश, गिवन इंफॉर्मेशन से नहीं पता चल सकता। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी, कोई दूसरी कंपनी उसने डाली होगी और बताया होगा कि कितने परसेंट शेयर लेने एक दूसरे के हैं, तो फिर पता चलेगा। तो क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ कंपनी। और नाम से कैसे डिसाइड करना है टाइप ऑफ कंपनी, और नाम से टाइप ऑफ कंपनी पहचाननी क्यों सिखाई मैंने आपको, बताएं जरा। और नाम से टाइप ऑफ कंपनी क्यों सिखाई है? और क्यों सिखाई अभी बताया था। एग्जाम में केस स्टडी, चाहे फौरन एग्जाम में केस स्टडी आएगी तो नाम से पहचानना होगा। पहचान लेंगे? शाबाश। तो चलिए, अच्छा आप सुने, कंसेप्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो हमारा हो गया खत्म। लेकिन अभी आपने ये सारी रीडिंग करनी है, आपकी होम असाइनमेंट। याद रखें, याद रखिए एक चीज, ये मैं अपने ऊपर चेक रखने के लिए आपको बता रहा हूं। अगर मैंने आपको कोई कंसेप्ट सिखाया और उसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करवाए, खास तौर पे केस स्टडीज, तो याद रखें मैंने हक अदा नहीं किया, मैंने आपके साथ ज्यादती की है। और मैं आपको पास नहीं फेल करने के लिए तैयार करवा रहा हूं। कब भला? देखिए, अगर मैं आपको ये कह दूं ना कि मैंने नहीं आपको कुछ पढ़ाना, तो ये फिर भी बेहतर है, बजाय ये कि मैं आपको आधा पढ़ाऊं आधा ना पढ़ाऊं। क्यों बेहतर है? अगर मैं कहूं आपसे, अब भाई आप खुद तैयारी कर लेंगे, आप कहेंगे अच्छा यार सर पे नहीं रहना, हमने खुद काम करना है। या आप हो सकता है किसी, आप कहें ठीक है सर जी किसी और टीचर के पास चलते। लेकिन अगर मैं आपको आधी चीजें पढ़ाऊं और आधी ना करवाऊं, आधी कराऊं आधी ना कर, तो आप तो मेरे पे ट्रस्ट करके बैठे होंगे ना कि सर ने सारा कुछ कराना, सर करवाएंगे तो फिर हम करेंगे। तो अब अगर मैं आपको आधी से कराता हूं तो उसका मतलब आधी मैंने ना खुद आपको करवाई और ना ही आपको मौका दिया कि आप खुद से कर ले या किसी और टीचर से कर ले। तो मैं आपको पास नहीं फेल होने की तैयारी करवा रहा हूं। तो ये जहन में रखिएगा, अगर मैं कभी किसी कंसर्न में भूल जाऊं ना, तो आपने मुझे फौरन कहना है सर जी आप हमें फेल करवाने की तैयारी करवा रहे हैं ना। मैं पूछूंगा वो कैसे? आप कहेंगे सर ये कंसेप्ट सिखाया, इसके पास पेपर के क्वेश्चन नहीं करवाए, इसकी केस स्टडी नहीं करवाई। तो याद रखिएगा, अगर हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन पास्ट पेपर की प्रैक्टिस नहीं करते, केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं करते, तो हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? फेल होने की, पास होने की तैयारी नहीं कर रहे। इसीलिए अब आपकी, लेकिन याद रखें, याद रखें शुरू में, अब देखें जो वालिदैन होते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है ना उंगली पकड़ के साथ चलाते हैं उसको, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, फिर वालिदैन ने सिर्फ रास्ता बताना होता है कि बेटा इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे नहीं चलना, आगे चलना फिर उस बच्चे ने है। अभी आपका फेस है उंगली पकड़ के चलने वाला, तो मैं आपको उंगली पकड़ के चलाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि पहले आप खुद चलने की कोशिश करें और गिरेंगे तो कन्फर्म, और गिर के जो सबक हासिल होता है ना, वो उंगली पकड़ के चलने में सबक हासिल नहीं होता। ठीक है, तो आप बेफिक्र हैं, मैं आपके साथ हूं। जो भी कंसेप्ट होंगे, क्वेश्चन होंगे, हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की इच्ची बिच्ची डिस्कस करेंगे, एक एक लफ्ज डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप खुद थोड़ा ठोकर खाएं, थोड़ा खुद सीखें, खुद गलतियां करें, और फिर उसके बाद हम डिस्कशन करें, तो आपके जहन में बैठे, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म लर्निंग होगी। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं होम असाइनमेंट के तौर पे, और होम असाइनमेंट रिटन फॉर्म में होती है। आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है खुद से रिटन फॉर्म में,
फिर क्वेश्चन हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं 8 तक, ये सारे खुद करने हैं रिटन फॉर्म में। आप गलतियां करेंगे, समझ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, जो समझ आती है लिख दें, जो समझ आती है सिर्फ लिख दें। हमारे टीचर कहा करते होते थे, मैं 2 चीजें नहीं लिखनी, बाकी जो मर्जी लिख दीजिएगा। 2 चीजें कौन सी लिखनी? गाने और गाली, ये 2 बातें नहीं लिखनी। इसके अलावा चाहे जितनी मर्जी गलती हो, जो मर्जी गलत चीज में लिख दें, उसको कोई मसला नहीं है। आप कुछ ना कुछ इंशाल्लाह उससे भी सीखेंगे। तो ये आपके असाइनमेंट में आपको दे रहा हूं। 8 क्वेश्चन हो गए टोटल, रिटन फॉर्म में करनी है। अगला लेक्चर सुनने से पहले लाजिम है कि आपने ये असाइनमेंट, वरना अगला लेक्चर सुनिएगा नहीं। बहरहाल मजबूरी हो तो सुन भी लीजिएगा, ये ना सारा सेशन पढ़ा ही ना के सर ने कहा था नहीं, अगला लेक्चर नहीं किया और उसके बाद वाले भी नहीं किए। ठीक है, बहरहाल बेहतर यही है कि आप पहले इसको रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनकी डिस्कशन करेंगे, केस स्टडीज के, और मैं आपको बताऊंगा वो सवाल जो पूरे सेशन में स्टूडेंट सबसे ज्यादा पूछते हैं, उसका जवाब। और वो सवाल क्या है भला? सवाल क्या है भला? सर केस स्टडी अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या है? ठीक है, तो भी बगैर तरीकाकार की अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह केस स्टडी का तरीकाकार, और फिर बताता ही रहूंगा, क्योंकि आपके जहन में कौन सा एक दफा बैठ जाता है। ठीक है, वो बार बार बताना पड़ता है। बहरहाल चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।